रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शाबिज़ मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। दोस्तों, आज के दिन की कहानी अपने आप में ऐसी कहानी है कि इसमें एक ऐसा बदकिस्मत इंसान कहें या फिर यूँ कहें कि एक बदकिस्मत बाप, जिसका ना तो उसकी अपनी बेटी सगी होती है, ना उसकी पत्नी उसकी होती है, ना उसके भाई अपने होते हैं। दरअसल जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूँ, इस व्यक्ति का नाम है कल्याण। कल्याण जो कि रहने वाला संभल का है। संभल में ही पैदा हुआ, संभल में ही पला बड़ा, जवान हुआ, शादी हुई। जब शादी होती है, शादी होने के बाद में इसको एक बेटी होती है। अब परिवार के अंदर खुशियाँ आ चुकी थी, यानी शादी भी हो चुकी थी, कामकाज भी ठीक ठाक चल रहा था, एक बेटी हो गई थी। एक परिवार में खुशियों के लिए और क्या चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है, समय गुजरने के बाद में अचानक से इस कल्याण की ज़िंदगी में एक बहुत ही ज़्यादा अहम मोड़ आता है। दरअसल एक दिन कल्याण की जो पत्नी होती है, रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब पत्नी की जब मौत होती है तो कल्याण पूरी तरीके से टूट जाता है। अब कल्याण के लिए जो मुश्किल थी वो ये थी कि एक तो मेहनत मजदूरी कर कर अपने परिवार का भरण पोषण करे, और दूसरी तरफ बिना घर की औरत के, बिना महिला के घर को संभाल पाना बड़ा मुश्किल। एक छोटी सी बच्ची है, उस बच्चे की भी परवरिश करना, ये सारी ही चीज़ें कहीं ना कहीं कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। लेकिन जैसे तैसे कल्याण इन सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा था, सारी ही चीज़ें अच्छे तरीके से चला रहा था। लोग जो थे, रिश्तेदार जो थे, वो कल्याण से यही कहा करते थे कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेना चाहिए, अभी तुमने क्या ही देखा है, और तुम्हारी एक छोटी सी बच्ची भी है तो बच्ची की भी परवरिश हो जाएगी। लिहाजा जो कल्याण था ये बाकी लोगों से मना ही करता, कहता कि अब शादी कर कर वो क्या करेगा, जो उसके नसीब में था सो हुआ। लेकिन जब लगातार लोग फोर्स करते हैं तो उसके बाद में जो कल्याण था ये आखिरकार दूसरी शादी करता है। भूरी नाम की एक महिला होती है। अब भूरी नाम की महिला से शादी होती है, चीज़ें एक तरीके से पटरी पे आती है। जो घर में बेटी थी उसकी भी एक तरीके से परवरिश होने लगती है ठीक ठाक तरीके से, और जो कल्याण था वो भी अब दिल खोल कर बाहर जा सकता था, काम कर सकता था, मेहनत मजदूरी कर सकता था, क्योंकि उसके पीठ पीछे उसके घर का ख्याल रखने वाली उसकी पत्नी थी। यानी जो चीज़ें कल्याण की पहली पत्नी की डेथ होने की वजह से जो चीज़ें एकदम से पटरी से उतर गई थी, अब वो सारी चीज़ें फिर से पटरी पर आ चुकी थी। कल्याण की जब दूसरी वाली पत्नी के साथ में ज़िंदगी बिताना शुरू करता है तो उसके बाद में इन्हें एक बेटा होता है, जिसका नाम ये लोग अंकित रखते हैं। दोस्तों, अब इनका जो परिवार था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था। पहली वाली पत्नी से एक बेटी थी, अब दूसरी वाली पत्नी यानी कि भूरी से एक बेटा हो चुका था, जिसका नाम इन्होंने अंकित रखा था। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, समय गुजरने के साथ में हल्के हल्के बच्चे बड़े होते हैं। कल्याण जो था मेहनत मजदूरी करता है, बच्चों के अच्छे तरीके से परवरिश करता है, कपड़े से लेकर उनकी पढ़ाई, उनकी ज़रूरतें, हर चीज़ पर ये दिल खोल कर पैसा खर्च करता है। और दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ जाता है जो कल्याण की बेटी होती है, पहले वाली पत्नी से जो थी, उसकी शादी की उम्र हो जाती है। अब जब बेटी की शादी की उम्र होती है तो उसके बाद में संभल ज़िले में ही उसके लिए लड़का देखता है, और संभल में ही उस लड़की की ये शादी कर देता है। लेकिन ये जो कल्याण था जब अपनी बेटी की शादी करता है, चूँकि बेटी जो थी वो इकलौती बेटी थी, इसलिए बेटी की शादी में बहुत जमकर पैसा खर्च करता है। जो भी इसने कमाया था, जो भी इसने सेविंग्स की थी, वो सारी की सारी सेविंग्स अपनी बेटी की शादी पर खर्च करता है। अब शादी पर खर्च करने के बाद में इसको रियलाइज़ होता है कि चलो ठीक है, बेटी की तो अच्छे से शादी हो गई, लेकिन उसके आगे एक बेटा भी है जिसका नाम अंकित है। तो अंकित को भी आगे बढ़ाना है, आगे उसको पढ़ाना है, उसके ऊपर भी उस जिम्मेदारियां हैं कि अंकित को भी एक अच्छी तरीके से कामयाब करे। लिहाजा फिर ये सोचता है कि अगर ये यहीं पर रहेगा संभल में तो कुछ बेटे के लिए अच्छा कर नहीं पाएगा, क्योंकि आज तक इतना समय हो गया तो वो बस इतना ही जोड़ पाया है कि बेटी की शादी कर सके, और इसके अलावा उसने ज़िंदगी में कुछ करा नहीं। इसलिए ये वहाँ से रुख करता है नोएडा का, और नोएडा में एक थाना पड़ता है, बादरपुर थाना, और इसी बादरपुर थाने के अंतर्गत एक गांव है, जौन समान गांव। इसी गांव में ये पहुंचता है। पहुंचने के बाद में एक किराए का कमरा लेता है, वहीं पर अपने भाई को रखता है, वहीं पर अपनी पत्नी को रखता है, और वहीं पर अपने बेटे अंकित को रखता है। अब बादरपुर में ये शिफ्ट हो चुका था, जौन समान गाँव में। अब बारी थी कि चलो ठीक है, कोई ठीक ठाक सी नौकरी ढूंढ ली जाए। अब ठीक ठाक सी नौकरी ढूंढी जाए तो उसके लिए मेहनत करता है, दिन रात इधर भागता है। जो कुछ काम मिलता है तो उस काम में इतने पैसे नहीं, मेहनत उतनी ही ज़्यादा। और दूसरी तरफ बॉस ये है तो कभी सैलरी के लिए डिले करता है, तो कभी कुछ करता है, तो परिवार को चलाना भी था। इसलिए ये जो कल्याण था, इसके जहन में आता है कि अगर उसे काम ही करना है तो कोई ऐसा काम करे कि जिससे ठीक ठाक पैसे आ जाएं, क्योंकि मेहनत तो उतनी ही लग रही है और इस मेहनत के हिसाब से पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस कल्याण के दिमाग में आता है कि जिस गाँव में ये रहता है, जौन समान गाँव, यहाँ पर लोगों के पास में बहुत सारी ज़मीनात हैं, और अगर इन ज़मीनों में से किसी से एक आध टुकड़ा ज़मीन का आधिये पे या फिर रेंट पर, या फिर जिसे कहते हैं कि रेंट पर ले लेगा, तो उसमें अगर ये सब्जियां उगाएगा, मौसमी सब्जियां उगाएगा, चूँकि नोएडा का जो मार्केट है ये काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो उस मार्केट में ले जाकर अगर ये उन सब्जियों को बेचेगा तो अच्छे खासे पैसे आ जाएंगे।
अब दोस्तों होता ऐसा ही है, जो कल्याण था ये गांव में कुछ लोगों से कुछ ज़मीनात लेता है। उन ज़मीनों को लेने के बाद में उनके मौसम की सब्जियां उगाता है। सब्जियां उगाने के बाद में ये नोएडा की मार्केट में बेचता है। अच्छा, इसके एवज़ में इसको अच्छे खासे पैसे मिलते। जो भी पैसे मिलते ये अपनी पत्नी के हाथ पे रख देता। पत्नी जो थी बच्चों पर खर्च करती। धीरे धीरे समय गुजरता रहता है, वक्त यूँ चलता रहता है, सारी ही चीज़ें बहुत ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन इसी बीच में एक तारीख आ जाती है, 2 जुलाई साल 2023। दरअसल ये जो व्यक्ति था कल्याण, ये अक्सर सब्जियां लेकर, जो फसल ये उगाया करता था उसको लेकर मंडी भी जाया करता था। तो शाम को निकल जाता, कई कबार रात हो जाती। अच्छा, कई कबार ऐसा होता है कि इसे मंडी दूसरी मंडी जाना पड़ता, तो इसमें 1-2 दिन भी गुजर जाया करते थे। और कई बार तो ऐसा होता कि कल्याण को खेतों पर सब्जी की रखवाली करने के लिए वहीं पर सोना पड़ जाता। तो इसी 2 जुलाई साल 2023 को कल्याण की जो पत्नी भूरी होती है वो कल्याण को कॉल करती है कि सुबह से जो बेटा अंकित है वो घर नहीं आया और हमने अंकित को हर जगह ढूंढ रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, लिहाजा आप जल्दी से घर आ जाइए, अंकित को ढूंढना है। अब जैसे ही ये बात कल्याण सुनता है कि अंकित नहीं आया है, कल्याण बेचारा दौड़ा दौड़ा भागा भागा अपना सारा सामान उठाकर घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद में अपनी पत्नी से पूछता है भूरी से कि कहाँ गया था, किसके साथ गया था, कब गया था खेलने के लिए। तो भूरी सारी बात अपने पति को बताती है कल्याण को कि इस तरीके से खेलने गया था, अमूमन आ ही जाता है, तो आज नहीं आया, हम लोग ढूंढ रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। यानी एक तरफ भूरी रो रही है, अब कल्याण भी परेशान है। मोहल्ले पड़ोस के लोगों तक भी ये बात पहुंच चुकी है, मोहल्ले पड़ोस के लोग भी ढूंढ रहे हैं, हर उस जगह पर ढूंढ रहे हैं जहां पर वो खेलने जाता था। उसके जो दोस्त थे मोहल्ले में उन सबसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन कहीं पर भी उस अंकित का कोई पता नहीं है। यानी 2 तारीख जो थी वो 2 तारीख भी ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह होती है, 3 तारीख का वक्त आ जाता है। तमाम रिश्तेदारों में फ़ोन करके पूछा जाता है, स्कूल में जाया जाता है जहाँ पर वो पढ़ने के लिए जाया करता था। दोस्तों 3 तारीख भी गुजर जाती है, लेकिन कल्याण का जो बेटा है जिसका नाम अंकित है उसका कोई नहीं पता है। अब आप लोग इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक माता पिता हैं, उनका एक छोटा सा बेटा है जिसका नाम अंकित है, वो पिछले 24 से 48 घंटे से अपने माँ बाप से जुदा है। तो उस माँ बाप के दुख, उस माँ बाप की पीड़ा का अंदाज़ा आप लोग लगा सकते हैं, ये आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब 3 तारीख भी गुजर जाती है, 4 तारीख भी गुजर जाती है। ये जो बाप था और ये जो माँ थी, हर उस जगह पर दीवानों की तरह अपने बच्चे को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है उसका कहीं पर भी कोई पता नहीं चल रहा है। लिहाजा 5 तारीख आ जाती है। अब 5 तारीख तक जब बाप जो होता है जिसका नाम कल्याण होता है, उसका सब्र का बांध टूटता है। उसके बाद में ये सीधा पहुंच जाता है बहादुरपुर थाने में और अपने बेटे की जो अंकित था उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराता है। दोस्तों जब 5 तारीख को उस बच्चे की, अंकित की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराई जाती है तो पुलिस भी घर वालों की तरफ सवालिया निशान की तरफ से देखती है। पुलिस कहती है कि जब आपका बेटा 2 तारीख से गायब है तो आपको कम से कम 3 तारीख को तो मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करा देनी चाहिए थी। लेकिन परिवार वाले कहते हैं कि साहब हम तो ढूंढ रहे थे, हमने सोचा मिल जाएगा, लेकिन जब नहीं मिला तो एक उम्मीद आप थे तो आपके पास आए। अब पुलिस वाले चूंकि इस इंतज़ार में तो अब नहीं रह सकते थे कि बच्चा खुद से खुद आ जाए, क्योंकि 3 से 4 दिन तो ऑलरेडी गुजर चुके हैं। लिहाजा 5वें दिन FIR दर्ज करी जाती है। अब पुलिस की जो टीम थी उस बच्चे का फोटोग्राफ्स लेती है, अपने डाटाबेस में डालती है, आसपास के इलाकों में, अपने ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल करती है कि कहीं पर भी इस बच्चे की कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो इस जगह पर बताइएगा। साथ के साथ पुलिस की जो टीम थी अलग अलग जगहों पर जाती है, छानबीन करती है, गाँव के अंदर जाती है, हर उस जगह पर जाती है जहाँ पर कुआं, नाला, नदी, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्योंकि आमतौर पर बच्चे ऐसा भी होता है कभी कभार कि नहाने वहाने के लिए चले जाते हैं और वहाँ पर हादसा वगैरह हो जाता है, क्योंकि पुलिस के जहन में तो ये सारी चीज़ें चलती ही रहती है। लिहाजा पुलिस की टीम लगातार पेट्रोलिंग करती है और फिर 5 तारीख का भी दिन गुजर जाता है, लेकिन 5 तारीख के बाद में भी पुलिस के हाथ अभी तक इस केस में कुछ नहीं लगा था। 6 तारीख आ जाती है। 6 तारीख को जो लड़के के परिवार वाले होते हैं ये पुलिस के सामने बैठे हुए होते हैं, आंखों में आंसू है, बाप अंकित ऑलमोस्ट रोहांसू है। पुलिस भी जब अंकित की आंखों में आंसू देखती है तो पुलिस को भी बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा दुख होता है पुलिस को भी कि एक बच्चा है, एक गाँव से गुम हो गया और हम लोग उसको ढूंढ नहीं पा रहे हैं। लिहाजा उसके बाद में जो पुलिस वाले थे वो पुलिस वाले इस कल्याण से पूछते हैं कि तुम और तुम्हारा जो परिवार है कहाँ का रहने वाला है, तुम लोग क्या करते हो, कहीं तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी, कोई रंजिश तो नहीं है। तो जो कल्याण है वो कहता है कि साहब हम तो रहने वाले संभल के हैं, यहीं पर आके रह गए हैं, खेतीबाड़ी करता हूँ, सब्जी उगाता हूँ और उन सब्जियों को मंडी में ले जाकर बेचता हूँ। क्योंकि पुलिस वालों को लग रहा था कि हो सकता है कि ये बच्चा किडनैप हो गया हो, क्योंकि आज के इस दौर में ऐसा नहीं है कि अमीरों के ही बच्चे किडनैप हो, गरीबों के भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग 10-5 हज़ार रुपये के भी लिए किडनैपिंग कर लेते हैं, कुछ नशेड़ी गंजेड़ी भी इस तरीके का काम कर लेते हैं। पुलिस के डाटाबेस में ये सारी चीज़ें होती भी हैं। इसलिए पुलिस पूछती है कि परिवार वालों से किसी की फिरौती या फिर किसी की कोई धमकी या फिर किसी का कोई ऐसा कॉल कि कुछ पैसे वगैरह मांगे तो आप तुम हमें बताइएगा।
लेकिन जो घर वाले होते हैं वो कहते हैं कि साहब अभी तक इस तरीके का हमारे पास कोई भी कॉल नहीं आया है। अब जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं कि किसी का भी कोई फिरौती का कॉल नहीं आया, अमूमन अगर किडनैपिंग का मामला होता है तो 24 से 25 घंटे के अंदर ही फ़ोन आ जाता है। तो आज तो 4-5 दिन गुजर चुके थे, यानी किडनैपिंग वाला जो एंगल था ये भी एक तरीके से निराधार हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस ने दुश्मनी वाले एंगल पर छानबीन की थी तो परिवार वालों ने पहले ही इनकार कर दिया था कि साहब दुश्मनी जैसा तो कोई एंगल है ही नहीं। अब उसके बाद में पुलिस वाले छानबीन करते रहते हैं, क्योंकि इस पूरे ज़िले के अंदर पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी के साथ में इस पूरे केस के अंदर छानबीन की थी और पुलिस के हाथ कुछ लगा नहीं था। लिहाजा पुलिस ये तो समझ जाती है कि अब जो ये बच्चा है, ये बच्चा इस पूरे ज़िले के अंदर नहीं है। अब पूरे ज़िले के अंदर नहीं है मतलब तो कहाँ है। तो इसलिए पुलिस वाले सोचते हैं कि इस बच्चे के बारे में अब हमें आसपास के ज़िलों से भी कांटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद में आसपास के ज़िलों पे भी सूचना भिजवाई जाती है, उनकी डाटाबेस में ये बात डाली जाती है कि इस तरीके से नोएडा का रहने वाला एक बच्चा जिसका नाम अंकित है, उसके पिता का नाम कल्याण है, वो इस तरीके से गुम हो गया है। अब उसके बाद में इस दिन यूँ ही गुजरते रहते हैं और 7 तारीख को संभल में एक तालाब के अंदर से एक डेड बॉडी मिलती है, जो डेड बॉडी 7 से 8 साल के एक बच्चे की होती है। अब पुलिस जो लोकल थाना था वहाँ की पुलिस पहुँचती है। पुलिस पहुँचने के बाद में उस डेड बॉडी को रिकवर करती है। रिकवर करने के बाद में ये पता करती है कि डेड बॉडी किसकी है। अब चूंकि जो थाना था उसमें भी ये सूचना पहुँची हुई थी कि इस तरीके से एक बच्चा है जो गुम हो गया है, नोएडा का रहने वाला है, उसके पिता का नाम कल्याण है और बेटे का नाम अंकित है। जब उसकी तस्वीर ये सारी चीज़ें मैच कराई जाती हैं तो पुलिस समझ जाती है कि ये कोई और नहीं बल्कि वही लड़का है, कल्याण का बेटा अंकित, जो नोएडा का रहने वाला है और जो 2 जुलाई साल 2023 से लापता है। लिहाजा तुरंत उस थाने की जो पुलिस होती है ये तुरंत नोएडा के जो थाना है बादरपुर, वहीं पर कांटेक्ट करती है और कांटेक्ट करने के बाद में बताती है कि जो सूचना तुमने हमें भेजी है उससे मिलान करते हुए एक डेड बॉडी हमें तालाब के अंदर से मिली है। लिहाजा जो बादरपुर की पुलिस होती है तुरंत कल्याण को खबर करती है। कल्याण की फैमिली भी वहाँ पर पहुँचती है। डेड बॉडी की शनाख्त हो जाती है कि ये तो अंकित ही है। लेकिन उसके बाद में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाती है। लेकिन अब पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिरकार एक बच्चा जो रहने वाला नोएडा का है वो आखिरकार संभल ज़िले में कैसे आया और संभल ज़िले में उसकी डेड बॉडी कैसे मिली। दूसरी तरफ जो कल्याण है वो भी हैरान है, क्योंकि जो संभल ज़िला है वो तो उसका पैतृक ज़िला है, तो आखिरकार नोएडा से वो बच्चा संभल ज़िले में कैसे आया। तो कहीं ना कहीं पुलिस को अब ये डाउट होता है कि इस पूरे इंसिडेंट के अंदर ज़रूर से ज़रूर कोई ऐसा व्यक्ति मिला हुआ है जो या तो इस बच्चे को जानता है या फिर उसका इस घर पर आना जाना है, क्योंकि ये बच्चे इतनी दूर अकेला आ नहीं सकता। दूसरी चीज़ ये है कि यहीं पर डेड बॉडी को डाला गया लाकर, ताकि जो व्यक्ति है वो इससे अलावा कुछ और कहीं जा नहीं सकता था। तो या तो उस गांव का कोई व्यक्ति है जहां का ये रहने वाला कल्याण है, या फिर तो कल्याण के घर का कोई व्यक्ति है। यानी सारी ही चीज़ें पुलिस को इस तरफ इशारा कर रही थी कि ज़रूर से ज़रूर कल्याण का कोई आसपास का व्यक्ति या फिर कल्याण के घर का कोई व्यक्ति, कोई रिलेटिव इस केस के अंदर इन्वॉल्व हो सकता है। उसके बाद में जो पुलिस वाले होते हैं अब इस एंगल पर छानबीन शुरू करते हैं। जब घर वालों के तमाम एंगल पर छानबीन शुरू करते हैं, कल्याण से पूछताछ की जाती है, बाकी के और रिलेशन से पूछताछ की जाती है। लेकिन यहाँ पर जब भूरी से पूछताछ की जाती है तो भूरी के जवाब थोड़े से तिरछे थे। यानी पुलिस को शक हो जाता है कि इस पूरे केस के अंदर ज़रूर से ज़रूर भूरी इन्वॉल्व है। लिहाजा पुलिस वाले अब उस अंकित की माँ भूरी को उठाते हैं। उठाने के बाद में सीधा इसे पुलिस थाने लेके जाते हैं। पुलिस थाने ले जाने के बाद में भूरी से पूछताछ करते हैं, लेकिन यहाँ पर भूरी पुलिस को घुमाने की पूरी कोशिश करती है। लेकिन पुलिस समझ चुकी थी कि भूरी अपने बयान बदल रही है। ज़रूर हो ना हो इस पूरे केस के अंदर इन्वॉल्व अगर कोई शख्स है तो वो भूरी है, क्योंकि कल्याण तो घर था ही नहीं और वो तो लौट के आया था। लेकिन कल्याण के बयानों में और भूरी के बयानों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कल्याण के रोने में और भूरी के रोने में बहुत ज़्यादा अंतर है। लिहाजा पुलिस वाले अब भूरी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं, और जब भूरी के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो भूरी कोई पेशेवर मुजरिम, कोई पेशेवर कातिल नहीं थी। इसलिए भूरी टूटती है और टूटने के बाद में एक ऐसी कहानी सुनाती है। आमतौर पे दोस्तों पुलिस वालों का जो कलेजा होता है ये बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, लेकिन यहाँ पर ये भूरी जो कहानी सुनाती है उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस वालों का भी कलेजा कांप जाता है। दरअसल भूरी बताती है कि जब हम लोग संभल में रहा करते थे और उसके बाद में जब मेरी शादी इस कल्याण से हुई, उसके बाद में जो कल्याण का भाई था उसके साथ में ही भूरी के नाजायज़ रिश्ते हो जाते हैं। आए दिन कल्याण के भाई से ही शारीरिक संबंध बनाती, सारी चीज़ें ऐसे ही चलती रहती हैं। उसके बाद में जो पति होता है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है नोएडा में आके, और उस दौरान जो इनकी पहले वाली बेटी थी जिसकी उन्होंने शादी कर दी थी संभल में, तो जो उसका समधी था जिसका नाम अमर सिंह था वो भी अक्सर इनके घर आया जाया करता था। जब वो आने लगा तो संबंधी से भी इस भूरी के संबंध हो जाते हैं।
यानी देवर से भी संबंध बनाती है, खाली टाइम में ये अपने समधी अमर सिंह के साथ में भी संबंध बनाती है। और उसके बाद में ये बताती है कि दरअसल जब यहाँ पर आकर ये इस गांव के अंदर यानी जॉन समान गांव के अंदर शिफ्ट हुए थे, तो जॉन समान गांव के अंदर जो इनका घर था, उसी घर के बराबर में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम था ओमपाल सिंह। जो ओमपाल सिंह था वो रेलवे में कर्मचारी था और अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा पैसा उसके पास था, तो उससे भी इसके संबंध हो जाते हैं। यानी एक तरफ जो कल्याणपति है वो सब्जी भाजी बेचता है, तो उसकी कुछ इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टेबल, कुछ इतनी पैसे वाली जॉब नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जब ओमपाल मिलता है और उसकी इतनी पैसे वाली चीज़, जॉब और इतना नाम, इतना रुतबा, तो कहीं ना कहीं भूरी इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो जाती है। आज जब कल्याण सब्जी भाजी बेचने के लिए जाता तो जो भूरी थी ओमपाल के साथ में शारीरिक संबंध बनाती। ऐसे ही समय गुजरते रहता है, यानी पहले कल्याण के भाई से संबंध बनाए, फिर कल्याण के समधी के साथ में संबंध बनाए और अब पड़ोसी के साथ में संबंध बना रही थी। अब ये सारी चीज़ें चलती रहती है। इसी बीच में एक तारीख आ जाती है 28 जून साल 2023। और इसी 28 जून साल 2023 को जब अंकित अपने स्कूल गया हुआ था, तो उसी दौरान जो ओमपाल था रेलवे कर्मचारी पड़ोसी, उसके साथ में ये बुरी शारीरिक संबंध बना रही होती कि उसी समय वो जो बच्चा होता है वो घर पे आ जाता है। वो अपनी माँ को उस अंकल के साथ में आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। वो तुरंत अपनी माँ से पूछता है कि ये सब कुछ क्या है। एक 8 से 9 साल का बच्चा इतना तो समझता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। तो उसके बाद में जो भूरी थी ये अपने बच्चे को समझाने की कोशिश करती है। उधर जो बुढ़न थे, जो बूढ़े व्यक्ति थे ओमपाल सिंह, ये भागते हैं, भाग कर निकल जाते हैं। अब उसके बाद में जो पुलिस थी वो और पूछताछ करती है कि फिर तुमने उसके बाद में क्या किया। तो ये भूरी बताती है कि हम लोग 28 को भी डरे सहे में रहे, 29 को भी डरे सहे में रहे, 30 को भी ऐसे ही डरे सहे में रहे। उसके बाद में ओमपाल कॉल करता है। कॉल करने के बाद में कहता है कि ये जो सबूत है, इस सबूत को तुम मिटा दो। जब सबूत को मिटाने की बात आती है तो उसके बाद में 1 जुलाई साल 2023 को ये जो भूरी थी अपने बेटे को लेती है और पहुंच जाती है संभल अपनी बेटी की ससुराल में। वहां पर पहुंचती है। वहां पर पहुंचने के बाद में जो इसका पुराना प्रेमी था यानी इसका संबंधी जिसका नाम अमर सिंह था, उसको अपने प्लान में शामिल करती है। साथ के साथ ये अपने देवर को भी बुलाती है, उसको भी अपने प्लान में शामिल करती है। अब चूंकि जो अंकित था उसको थोड़ा थोड़ा बुखार भी था, तो उसके लिए दवा लेके आती है। उसके बाद में अंकित से कहती है कि दवा खा लो, लेकिन उस दवा के ज़रिए ये अंकित को सल्फास की गोली देती है। अब एक बेटे को उसकी माँ अगर टैबलेट देगी खाने के लिए बुखार की, तो वो तो खा ही लेगा, चाहे टैबलेट सल्फास की हो या फिर किसी और की। लिहाजा जो अंकित था वो सल्फास की टैबलेट को खा लेता है। लेकिन यहाँ पर जो भूरी थी और जो अमर सिंह था और जो भूरी का देवर था, ये सारे लोग सोचते हैं कि थोड़ी बहुत देर के बाद में मर जाएगा, इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन इत्तेफाक से जो बच्चा होता है उसकी जान नहीं निकलती। अब ये लोग सोच लेते हैं कि ऐसे ही ये तड़पता रहेगा, इसकी जान नहीं निकलेगी, तो कहीं ऐसा ना हो कोई पड़ोसी आ जाए देख ले। उसके बाद में ये अंकित को लेते हैं, अपनी गाड़ी पर बैठाते हैं और उसके बाद में पहुंच जाते हैं संभल के जंगल के इलाके में और वहीं पर एक तालाब के अंदर उस अंकित को फेंक देते हैं। यानी पहले ये माँ अपने बेटे को एक सल्फास की गोली देकर उसे मारने की कोशिश करती है, बाद में तालाब में डुबा कर उसको मारती है। बहरहाल दोस्तों, जब पुलिस के सामने ये केस खुला तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, कल्याण की, जो मैं कह रहा था आप लोगों से कि ये दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान कहें तो बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि कल्याण को उसके ही सगे भाई ने धोखा दिया, उसके ही सगे संबंधी ने धोखा दिया, उसकी ही अपनी पत्नी ने धोखा दिया, उसके ही अपने पड़ोसी ने धोखा दिया और उसका बेटा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया। तो ऐसा व्यक्ति दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान ही होगा। बहरहाल दोस्तों, पुलिस ने इन तीनों लोगों को अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद में जो ओमपाल था, इसकी भी इसमें कोई संलिप्तता है या फिर नहीं, इसकी भी जाँच की जा रही है। लेकिन बड़ी हैरानी होती है इस तरीके के केसेस सुनकर। कल के दिन मैंने अपने दूसरे वाले चैनल पर भी आप लोग को इसी तरीके का केस सुनाया था, जहां पर एक माँ ने अपने मासूम से बच्चे का कत्ल कर दिया अपने ही देवर के साथ मिलकर। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और अपनी राय आप लोग ज़रूर से ज़रूर रखिएगा। बाकी कल के दिन आप लोग के कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो मैंने स्टोरी सुनाई थी वो कोई अवैध संबंध हो, कोई क्राइम की स्टोरी नहीं थी, बल्कि ड्रोन वाले चोरों के ऊपर थी। और आप लोगों ने कितना प्यार दिया, उस पर 800 व्यूज़ आए। मोहम्मद रियाज ने लिखते हैं नाइस स्टोरी सर। मंसूरी भाईजान ने लिखते हैं गुड जॉब भाई जी। मंसूरी भाईजान आगे हार्ट्स बनाते हैं, शुक्रिया। राजेश कुमार है लिखते हैं शेर लिखते हैं, ये लिखते हैं फूलों पर नहीं मारते, कलियों पर मरते हैं, खुले हुए तालों की चाबियों पर मरते हैं, ना जाने क्या हो गया है आजकल के लड़कों को, वह लड़कियों को छोड़कर भाभियों पर मरते हैं। मैं हूँ राजेश ठाकुर हरियाणा से। तो राजेश ठाकुर जी, आपका जो शेर था आज बहुत ज़्यादा एक वैसा लगा कि मैं पढ़ के भी इसको थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा। सचिन चौधरी जी अपना प्यारा सा कमेंट्स करते हैं। प्रेम कुमार जी, मंसूरी भाईजान जी कमेंट्स करते हैं। मुस्तकीम मंसूरी लिखते हैं भाई बहुत शानदार, गुड जॉब। और इस पे मेरा रिप्लाई भी है और मैंने लिखा है इनको थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया आपका। उसके बाद में मनदीप वर्मा है और ये लिखते हैं नाइस स्टोरी सर जी। प्रदीप वर्मा जलंधर पंजाब से सुनती हैं, यानी मनदीप वर्मा की पत्नी, शुक्रिया आपका बहन। उसके बाद में राजू सोलंकी हैं, लिखते हैं नाइस स्टोरी भाईजान, आपकी
आवाज़ भगवान ने इसलिए दी है ताकि आप हम सबको कहानी सुनाएं। भाई लव यू मलिक भाई। तो राजू सोलंकी जी मेरे भाई शुक्रिया आपका। बालेश्वर बिहारी हैं, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, बहुत बोले अफवाह वाली है, बस बात सही है। सुबह होते ही कमल का फूल खिल जाता है और रात 10 बजते ही महक शबाब चेहरा नज़र आता है। थैंक्स सर जी, गलत मत समझना। तो बालेश्वर बिहारी जी आपके जितने भी कमेंट्स होते हैं सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, शुक्रिया। मंसूरी भाईजान लिखते हैं भाई जी हम आपकी कहानी को सऊदी अरब से सुनते हैं, आपकी कहानी सुनाने का अंदाज़ बहुत अच्छा है, शुक्रिया मेरे भाई। मंसूरी भाईजान जी आगे लिखते हैं मलिक साहब जी हम आपसे सहमत हैं और पहले इस तरीके की बहुत अफवाह उड़ती थी। जी शुक्रिया आपका। धीरज सिंह लिखते हैं जय श्री राम मलिक भाई आपका टाइम में हमने ये कहानी सुनी थी भाई, तो शुक्रिया आपका। उसके बाद में मेरा हरियाणा है, लिखते हैं ज़बरदस्त स्टोरी है भाई, मैं नरेश घोगरा सिरसा से कहानी सुनता हूँ। उसके बाद में मोहम्मद इमरान है, लिखते हैं मोहम्मद इमरान फतेहपुर से कहानी सुनते हैं, शुक्रिया। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, शायद ये हो आपको मैं आदिल फ्रॉम सऊदी अरबिया, ये चीज़ मेरे घर वालों ने भी बता रहे थे कि बहुत सारे ड्रोन्स आ रहे हैं, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं इस तरह के इंसान नीच होते हैं, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, तो शुक्रिया आपका। मीना जी हैं, लिखते हैं नमस्ते जी, शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर के अंदर कोई ड्रोन नहीं है, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, शुक्रिया। नसीर अहमद हैं, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबिज भाई, तो शुक्रिया आपका। सुनील त्यागी हैं, लिखते हैं नमस्कार भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शाना बुलंदशहर से, शुक्रिया आपका। सैयद आदिल हैं, लिखते हैं भाई मेरी बेटी का नाम अमायरा है, अमायरा आदिल है, क्या आप उसका नाम लेंगे वीडियो में प्लीज़ भाई। तो सैयद आदिल जी आपकी जो बिटिया हैं अमायरा आदिल, वो मेरी बिटिया की जैसी भी हैं और मैं अपने तमाम व्यूवर्स की तरफ से उस बिटिया को बहुत बहुत थैंक्स कहता हूं कि उनके जो पिताजी हैं वो कहते हैं हमसे कि हम उनका नाम लें, शुक्रिया। सैयद आदिल लिखते हैं मैं बेसिकली प्रॉपर मुरादाबाद का हूं और जॉब के लिए यहाँ सऊदी अरब के दम्माम सिटी में रहता हूं। तो सैयद आदिल जी शुक्रिया आपका। और दम्माम सिटी में आप किस चीज़ की जॉब करते हैं ये थोड़ा सा मुझे बताइएगा। सुनील त्यागी लिखते हैं कमेंट्स में जो आदमी गाली दे रहा है उस पर मुकदमा कायम करो। तो सुनील त्यागी जी बहुत सारे लोग हैं जो हमें अच्छा भी कहते हैं गलत भी कहते हैं, तो हमारे तो सभी प्यारे हैं, सभी हमारे अजीज़ हैं, सभी ख़ास हैं, तो जिसकी जो खासियत होती है वो अपनी उस खासियत से बोलता है। बाकी राकेश जी हैं, लिखते हैं तू इतनी बकवास क्यों करता है, सीधा स्टोरी सुना बस। तो राकेश जी बकवास नहीं, बस आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लेता हूँ, बाकी स्टोरी तो मैं आप लोगों को सुनाता ही हूँ। खैर दोस्तों ये थे कुछ प्यारे प्यारे आप लोगों के कमेंट्स। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को ज़रूर से ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक करिएगा, दोस्तों और मित्रों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।